हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम नितिन सांगवान सर की इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की नोट्स को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने लेक्चर नंबर 18 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लेक्चर नंबर 1 to 17 जरूर देख कर आए, क्योंकि अब कहानी की तरह स्टोरी की तरह इसको चला रहे हैं और 18 में स्टोरी ही कंटिन्यू हुई है ताकि आपको आगे समझने में पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। चलिए शुरुआत करेंगे। इसके अंदर टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे राजीव गांधी जी के बाद से लेके आज तक कैसा क्या रहा समझते हैं। देखिए, जो वीपी सिंह थे, वीपी सिंह काफी अच्छे क्लोज अलाय थे राजीव गांधी के कांग्रेस के साथ में, उस वक्त की बात थी। बट इन्होंने क्या करा, बाद में काफी कैंपेन वगैरह लॉन्च करे, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार के अगेंस्ट काफी कैंपेन इन्होंने लॉन्च करे। बट हुआ क्या कि इनके कुछ डिफरेंसेस आ गए, इनकी सोच में कुछ डिफरेंसेस आ गए राजीव गांधी जी के साथ में, और उसी के बाद क्या हुआ कि वे एक्सपेल हो गए कांग्रेस से। चलिए, अब इन्होंने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन कैंपेन जो है वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया इस कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए। अब यहाँ समझते हैं, उन्हें सब पता ही था, चीजें पता थी इनको। अब इन्होंने क्या करा कि जो है कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए एक बहुत ही तगड़ा एंटी करप्शन कैंपेन लॉन्च करा। इन्होंने गठबंधन बनाया यहाँ पे कांग्रेस डिसेंडेंट्स के साथ, बीजेपी और कोई दूसरी पार्टीज के साथ, और यहाँ पे किस फॉर्म में भाई नेशनल फ्रंट, क्या नाम रखा भाई, नेशनल फ्रंट के फॉर्म में, विच केम टू बी पावर इन 1989। तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जानते हैं आप, 1989 के इलेक्शंस में ये पावर में आए, और इसमें जो वीपी सिंह थे वो यहाँ पे प्रधानमंत्री के तौर पे बन गए और देवी लाल जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इन दोनों का रोल यहाँ पे होगा। एंड बहुत सारे और भी लीडर्स हैं, साइलेंट बट ऐसे लीडर्स, जैसे कि आपका चंद्रशेखर हो गए, अजीत सिंह हो गए, इस चरण सिंह के बेटे थे अजीत सिंह, ये हो गए। उसके बाद ऐसे बहुत सारे और लीडर्स भी थे। अब देखिए, ये जो कोलिजन तो था, बट ये कोलिजन कुछ मजबूत नहीं था, गठबंधन कुछ मजबूत नहीं था, और इसी वजह से ये कोई अच्छे डिसीजंस नहीं ले पा रहा था। सिचुएशन, कश्मीर की जो सिचुएशन थी वो और खराब होती चली गई, उस वक्त और खराब हो रही थी। और आडवाणी साहब ने, आडवाणी जी का तो नाम सुना ही होगा, आडवाणी साहब ने अनाउंस कर दी एक रथ यात्रा। ठीक है, इन्होंने रथ यात्रा को अनाउंस करा सेम टाइम पे, और दूसरे कुछ पॉलिटिकल मूव भी इम्प्लीमेंट, तो कुछ और पॉलिटिक्स वगैरह करते रहे। जैसे कि एक पॉलिटिकल मूव बड़ा तगड़ा था उस समय, मंडल कमीशन को लाया गया था। आपने इंडियन पॉलिटी में मंडल कमीशन का नाम जरूर सुना होगा। मंडल कमीशन को लाया गया था अगस्त 1990 में, है ना। और इसको अपॉइंट किसने किया था मालूम है? अपॉइंट किया गया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा, जनता गवर्नमेंट के द्वारा। एंड रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया गया ओबीसी में, किसमें, अदर बैकवर्ड क्लासेस में रिजर्वेशन को अलाउ करने के लिए ये बात हो रही गई। अब जब ये हुआ तो इससे बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट वगैरह होने लग गए, ठीक है, फ्रॉम पार्टीज एज वेल एज पब्लिक भी करने लग गई, है ना। क्योंकि बात ये थी कि देखिए, एससी और एसटी का तो हमको पता है कौन लोग एससी होते हैं कौन लोग एसटी होते हैं, लेकिन ओबीसी के केस में कोई क्राइटेरिया ही नहीं पता था कि भैया कौन होगा ओबीसी, कैसा होगा, है ना। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पता नहीं था, कितना पैसा होगा, क्या होगा, चीजें पता ही नहीं थी कि कैसे आप कहोगे कि कौन बैकवर्ड है, कौन बैकवर्ड है, समझ में ही नहीं आएगा। खैर, यहाँ पे जो सीपीएम है, इस पार्टी ने यहाँ पे बताया भैया कि इकोनॉमिक एज एन, आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया रख सकते हो कि भाई जिसके पास इतने पैसे हैं, यदि इतना कमाता है, जो भी है ऐसा कुछ भी, तो वो ओबीसी के अंदर आएगा। खैर, ये बात तो सीपीएम ने आगे रखी। अब हुआ क्या कि बहुत सारी ऐसी फॉरवर्ड कास्ट ने बहुत सारे कास्ट एसोसिएशंस को फॉर्म कर दिया, कास्ट एसोसिएशंस को बना दिया, ठीक है। और ये सब होने लगा, अलग अलग कास्ट में चीजें डिवाइड होने लगी। ये अब ऐसा था कि भाई देखो, यहाँ पे एक कास्ट दूसरी कास्ट के अगेंस्ट इस तरीके से मामला अपने आप को जस्टिस पर, सोशल जस्टिस के फॉर्म पे ऐसे बवाल हो रहे थे, दिखा रहे थे कि हम जो है वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, आपकी कास्ट की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो सोशल जस्टिस के फॉर्म में एक तरह से देखें तो इन चीजों को आगे आ रहा था कि खुद को ऊपर ले जाने की नहीं, खुद को नीचे करने की दौड़ थी कि जो सबसे नीचे होगा वो रिजर्वेशन पा लेगा। तो अब ऊपर नहीं उठाने की लोग तो खुद को नीचे करने के लिए सोचने लग गए थे। ये रिजर्वेशन की वजह से ये एक दिक्कत सोसाइटी के अंदर आने लग गई थी, ठीक है।
ठीक है। अब कोई ऐसी बात नहीं रही कि भाई रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है ना, एग्जिस्टेंस में 40 साल तक जो रही, उसमें कोई भी कितना एफिशिएंट रही, क्या रहा क्या नहीं रहा, इस चीज़ को जज करने के लिए कुछ भी जो है कोई एग्जामिनेशन नहीं किया गया, कुछ ऐसे एग्जामिन नहीं करा गया कि भाई देखो क्या फ़ायदा हुआ है रिजर्वेशन से, क्या नहीं हुआ है। ये सब अपनी जगह है, बस ये लॉन्च किया ओबीसी के लिए, फिर लोग दौड़ने लगे कि हमें ओबीसी के रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, इसके लिए खुद को कैसे हम सबसे नीचे दायरे में लेकर आए। और यही सारी बातें भाई सोसाइटी में एक तरीके से बहुत ज़्यादा गलतियाँ, बहुत सारी गलत चीज़ें होने लग गई। अब देखिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन वाला बात थी, है ना, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी थी सोशल जस्टिस की, सिर्फ एक दिखावा था, लेकिन इसकी वजह से मेन अगर हम बात करें तो सोशल जस्टिस ही दूर रह गई। ठीक है, इससे यही दिक्कत हो गई कि भैया यहाँ सोशल जस्टिस के लिए देने की बात है और सोशल जस्टिस ही नहीं मिल रही है सोसाइटी के अंदर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था इस डिसीजन के ऊपर, इस जो डिसीजन था ये रिजर्वेशन वगैरह वाला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया था स्टे। और हुआ क्या कि जब जो आडवाणी साहब है, मैंने कहा आडवाणी साहब जब ये रथ यात्रा लेके पहुंचे बिहार, जब इनकी रथ यात्रा बिहार पहुंची बच्चों, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया और इसकी वजह से बहुत सारे जो है वो कम्युनल सेंटिमेंट्स उभर उभर के आने लग गए। और बीजेपी ने कहा कि भैया देखो हम अपना सपोर्ट ले लेंगे यहाँ पे इस इशू से। ठीक है, अब कुछ एमपीज ने यहाँ से जनता पार्टी से खुद को अलग कर लिया, ये विच वॉज पार्ट ऑफ नेशनल फ्रंट, एंड इन्होंने फॉर्म करा यहाँ पे गवर्नमेंट को। उसमें सपोर्ट इन्होंने लिया कांग्रेस का, और उसके साथ में चंद्रशेखर को यहाँ पे प्रधानमंत्री बना दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। हालांकि जल्द ही इलेक्शंस हुए और राजीव गांधी को, आप जानते हैं राजीव गांधी को मार दिया गया था एक एलटीटीई के द्वारा, है ना, सुसाइड बॉम्बर्स के थ्रू उनको मारा गया था जब ये इलेक्शन में जो है इलेक्शन टूर कर रहे थे, इलेक्शन का दौरा कर रहे थे श्री पेरुम्बुदूर में, चेन्नई के पास में। तब इनको जानते हैं आप, माला वगैरह पिला के भाई एक सुसाइड बॉम्बर्स ने फट वगैरह गए थे, तो इससे इनकी जान ले ली गई थी। खैर कांग्रेस यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज होकर आई। इसमें कोई मेजोरिटी नहीं थी, बट विदाउट मेजोरिटी सबसे बिगेस्ट पार्टी थी, और इसने यहाँ पे सरकार बनाई और इसमें नरसिम्हा राव जो है उनको प्रधानमंत्री फिर बना दिया गया इसके अंदर। खैर इन्होंने पूरे अपने 5 साल को कंप्लीट करा, अपना पूरा टर्म इन्होंने निभाया और साथ में मतलब व्यतीत करा, और साथ में इन्होंने बहुत सारे रेडिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसे हम लोग कहते नहीं है लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन्होंने ये करी। पार्टली कुछ वेस्टर्न और कह सकते हो कुछ ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन के प्रेशर में भी करी, है ना, कि भैया थोड़ी सी अपनी इकोनॉमी को आप लिबरल करिए। हालांकि हुआ क्या कि जो बाबरी मस्जिद वाला केस था, जो बाबरी मस्जिद को जो डिमोलिश कर दिया गया था और बहुत बड़े लेवल पे उस समय राइट्स होने लगी थी, बवाल होने लग गए थे, ये भी हुए हैं इन्हीं की सरकार के टाइम पे। और हवाला स्कैंडल भी निकल के आया था इनकी सरकार के टाइम पे, है ना, जिससे क्या हुआ था, विच लेड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन चार्जेस अगेंस्ट मेनी कांग्रेस एंड अदर लीडर्स, जिसमें क्या हुआ था फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन चार्जेस लग गए थे कई सारे कांग्रेस लीडर्स के अगेंस्ट, है ना, कई सारे और दूसरे लीडर्स के अगेंस्ट भी। फिर क्या हुआ कि बच्चों अगले इलेक्शंस आए, और अगले इलेक्शंस में 1996 की बात है, जब कांग्रेस को अब यहाँ पे कम सीटें मिली और बीजेपी को जो है वो कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिल गई, बट कोई भी पार्टी यहाँ पे मेजॉरिटी में नहीं थी। कांग्रेस की कम थी, बीजेपी की ज्यादा थी, लेकिन कोई भी पार्टी यहाँ पे मेजॉरिटी में नहीं थी। समझ रहे? अब देखिए यहाँ पे बीजेपी ने बहुत कम टाइम के लिए, मतलब बहुत ही शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट बनाई थी, जिसे फॉलो करा गया बाद में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे लीड कर रहे थे उस समय HD देव गौड़ा, और सपोर्ट करा गया इसको कांग्रेस के द्वारा भी, साथ में लेफ्ट पार्टीज के द्वारा भी। लेकिन हालांकि कांग्रेस ने अपना सपोर्ट जो है वो बीच ही में छीन लिया, और यहाँ पे इसके चलते एक नई जो है पार्टी बनी, उसका नाम था भाई यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, एक नई बनी, और फिर से यहाँ पे कांग्रेस के सपोर्ट से ही बनी है, और इसमें के गुजराल जो है वो प्रधानमंत्री बनकर सामने आए। सपोर्ट फिर से विड्रॉ कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा, और फिर इलेक्शंस हुए बच्चों 1998 में, और इसके बाद बनी एनडीए की सरकार। ठीक है, एनडीए की सरकार बनी, और इट ऑल्सो डिडंट लास्ट लॉन्ग, ये भी लंबे वक्त तक नहीं रह पाई, और इलेक्शंस फिर से हुए और एनडीए फिर से पावर में आ गई 1999 में। इसके बाद फिर आप जानते हैं कि यूपीए की सरकार आई थी 2004 से। अब देखिए कुछ नए कदम भी उठाए गए इसी के साथ, जैसे कि राइट
टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया था 2005 में, जिसमें अभी हाल ही में अमेंडमेंट हुआ है। एफर्ट्स इसमें थे अनवरा रॉय के, और जिसे जो जिनके द्वारा रिलेट किया जा रहा था मजदूर किसान शक्ति संगठन को। साथ में नरेगा आया, ये भी लाया गया था 2005 में। और वैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी 2005 में ही लाया गया। रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन हायर एजुकेशन भी शुरू करा गया, रिजर्वेशन दिया गया ओबीसीज को हायर एजुकेशन में, ये रिजर्वेशन भी 2007 से शुरू किया। साथ में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी 2009 में लाया गया। तो ये कुछ नए कदम उठाए गए। अब फॉरेन पॉलिसी की तरफ देखें तो रिलेशंस हमारे जो वेस्टर्न पावर्स के साथ में थे उन्हें फिर से अच्छा किया गया, है ना। लिबरलाइज इकोनॉमी में उन्हें फिर से अच्छा किया गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सोवियत यूनियन एंड एज देयर वाज नो सोवियत यूनियन टू फॉल बैक अपॉन नाउ, ठीक है। अब ऐसा कोई सोवियत यूनियन तो रह नहीं गया था, हालांकि डिसग्रेड हो गया था ना, रशिया बन गया था। तो रशिया अभी भी जो है वो फॉर्मिडेबल पावर था अच्छी खासी, और इंडिया के अच्छे खासे रिश्ते भी थे इसके साथ में, है ना। क्यों थे? क्योंकि देखिए इंडिया का खुद का भी यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट था, खुद का मतलब था, और सेम अप्रोच यहाँ पे फॉलो करी जा रही थी। पुराने जो मेंबर्स थे यूएसएसआर के, वो भी अभी रशिया के अंदर आ गए थे, तो रशिया भी हमारे साथ यही सेम अप्रोच फॉलो कर रहा था। हालांकि अभी भी जो है हम सपोर्ट कर रहे थे पैलेस्टीन का कॉज, ठीक है, लेकिन तब भी इंडिया ने यहाँ पे अच्छे रिश्ते शुरू कर दिए, यहाँ पे फॉर्मल लिंक्स बनाए इजराइल के साथ में इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 1990s के फर्स्ट हाफ में हमने अच्छे रिश्ते, फॉर्मल लिंक्स कह लीजिए, फॉर्मल लिंक्स बनाने शुरू करे इजराइल के साथ में, और न्यू ट्रेड ब्लॉक्स भी अब आने लग गए थे। साथ में इंडिया फेल टू टेक स्टॉक ऑन द सिचुएशन, इंडिया यहाँ पे फेल हो गया, और इट मिस द एशियान, बस एशियान वाले हम जानते हैं हम नहीं है उसके मेंबर, ये यहाँ तक हम नहीं पहुंच पाए, और यहाँ पे हैड टू सेटिस्फाई हरसेल्फ बाय बीइंग एन ऑब्जर्वर इन इट। अब देखिए यहाँ पे मेंबर तो बन नहीं पाए, लेकिन इसके अंदर क्या बन पाए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर बन पाए हम एशियान के अंदर। सेम टाइम में यहाँ पे क्या हुआ, ये इसने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी भी शुरू कर दी, इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी भी शुरू कर दी थी, और जापान सबसे बड़ा डोनर था एंड देखा जा रहा था एज अ चेक ऑन चाइना। अब देखो लुक ईस्ट पॉलिसी में देख रहे थे कि भैया अगर हम जापान से अच्छे रिश्ते कर लेंगे तो हम चाइना पे नजर रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, पास ही में तो है। अब इंडिया ने यहाँ पे सपोर्ट करा हिस्टोरिकली वियतनाम को। आप जानते हैं कब से यूएस भड़क गया था, जब हमने यूएन रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट कर दिया था, तो यहाँ पे क्रिटिसाइज करते थे यूएस को, तो वियतनाम को हमने सपोर्ट करा है वॉर के अंदर यूएस के साथ भरे। साथ में हमने यहाँ पे जो इंडोनेशियन का स्ट्रगल था अगेंस्ट डच एग्रेशन इन द पास्ट, उसको भी सपोर्ट किया था, ठीक है, इंडोनेशिया को भी सपोर्ट करा है। इंडिया ने सपोर्ट करा है फ्रेंच के अगेंस्ट, अमेरिकन कोलोनिज्म के अगेंस्ट, इंडो चाइना मतलब थाईलैंड, लाओस और कैम्बोडिया के एरिया में सबको। साथ में इंडिया ने यहाँ पे अमेरिका का जो रोल था कोसोवो में, उसे भी यहाँ पे जो है अपोज करा, क्योंकि एज इट वाज इंटरफेरेंस, क्योंकि ये इंटरफेरेंस था, प्रोटेक्शन के नाम पे इंटरफेरेंस कर रहा था। यहाँ पे ये दिखा रहा था कि भैया अमेरिका दिखा रहा था कि हम ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, वो इंटरफेरेंस कर रहा था यहाँ पे, और ये भाई दिक्कत हो सकती थी मल्टी कल्चर जैसे कंट्री हमारी इंडिया है, चाइना है, इसके लिए भी दिक्कत हो सकती थी। खैर अब बात आती है 1998 की, जब इंडिया ने यहाँ पे सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करा। अब पहला वाला मैंने बताया था आपको स्माइलिंग बुद्धा, अभी यहाँ पे जो है वो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करा गया है, और खुद को इसके बाद इंडिया ने न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया, और इससे वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म हमें मिलने लगा, सारे के सारे देश हमारी करने लग गए बुराई, सैंक्शंस लगा दिए गए, है ना, वेस्ट कंट्रीज ने हम पे सैंक्शन लगा दिए, और एड वगैरह सस्पेंड कर दी गई कंट्रीज के द्वारा, जैसे कि जापान और नॉर्वे जैसी कंट्रीज के द्वारा। फ्रांस, जर्मनी, रशिया अपना नॉर्मल रिलेशन हमारे साथ रखे हुए थे, और इंडिया की पोजीशन जो थी न्यूक्लियर भैया पावर को पाने की, ये जस्टिफाइड थी कई सारे अकाउंट पे। भैया पहला तो ये था कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर डायनेमिक्स हैव चेंज सब्सटेंशियली एंड हैव क्रिएटेड एन इनइक्वेशियस एंड अनएथिकल ग्लोबल ऑर्डर। देखिए पहली चीज तो ये हो गई थी कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद का सीन था वो इतना ऊपर नीचे था कि यहाँ पे एक मतलब पता नहीं था, अनएथिकल ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट हो चुका था। और ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी एनपीटी, ये काफ़ी ज़्यादा आप कह लो हाईली फ्लॉड थी अपने डिज़ाइन में। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जो 5 न्यूक्लियर पावर्स थी जिन्होंने ऑलरेडी जो है न्यूक्लियर वेपन्स पा लिए थे, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंटरेस्ट की बात करती थी, बट जो नए टेस्ट थे, नए होने वाले टेस्ट थे, उनको डिस्करेज कर रही थी, है ना। न्यूक्लियर वेपन दूसरे जो नई स्टेट्स हैं वो ना ले, और
इस बात पे शांत थी कि जो ये नए वाले भाई, जो पुराने वाले हमारे 5 न्यूक्लियर पावर्स हैं जिनके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन्होंने स्टॉक पाइल करके रखा है, स्टॉक अपने पास बना के रखा है, उसके लिए तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो। आप नए वाले लोगों को बार बार जो है वो डिस्करेज करोगे, नहीं आप नहीं ले सकते हो, बाकी सब ले सकते हैं। तो ये चीज गलत थी इसके अंदर, है ना। जैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये भी अपनी मरमरी से करी गई थी, तो क्यों हम बात सुनते। और सो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज हैव वर्चुअली नो वॉइस एंड इंडिया रिफ्यूज टू बो डाउन। भैया जिनके पास यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज थी जो, भैया उनके पास कोई चॉइस बची नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने झुकने से साफ मना कर दिया, है ना। और इन दोनों को ट्रीटीज ही को साइन नहीं करा, दोनों ट्रीटीज को साइन करने से साफ इनकार कर दिया हमारे देश ने। दूसरी बात, इसके पास देखिए इतने खतरनाक खतरनाक 2 नेबर्स हैं, एक भैया चाइना, एक भैया पाकिस्तान, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर होगी तो भैया ये तो होगा, कम से कम ये तो है कि हमारा एक डर बना रहता। और न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर पावर्ड अमेरिकन वेसल्स थी, ये भी कोई दूर नहीं थी अपनी टेरिटरी से, है ना। कब भाई जब चाहो तब चली आ रही थी मुंह उठा के। सो देयर वाज नो टॉक ऑफ पीसफुल पर्पस। तो यहाँ पे कोई भी शांति वाली बात तो थी नहीं, खासकर इंडिया के लिए। इतनी सारी तरफ से अगर आप अटैक कर रहे हो, सारे के सारे बिल्कुल पीछे पड़े, तो हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना। इंदिरा गांधी जी के टाइम से सब चला आ रहा है। डेवलपमेंट जो कि मिसाइल प्रोग्राम्स का था, अब वो अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इंडियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ में। और ये जो समय था जब कई सारी सरकार के लोग जो है उन्होंने ओपनली खुल के क्लेम करा कि जो टेस्ट हैं वो डायरेक्ट करे गए हैं अगेंस्ट थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, एंड दिस इज चाइना टू सम एक्सटेंट। पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था इंडिया के टेस्ट के बाद में, तो ये कुछ कहानी चल रही थी। अब पाकिस्तान के साथ जो हम देखे माहौल, वो थोड़ा सा फ्रेंडली हो रहा था, क्योंकि जो वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने यहाँ पे कुछ टॉक्स वगैरह, बातचीत शुरुआत कर दी थी, डिप्लोमेसी वगैरह जो है वो शुरुआत करी थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बताएं तो कभी ये सुधरा नहीं है। इसने अपने ट्रूप्स वगैरह भेजना शुरू कर दिया, मुजाहिदीन वगैरह को यहाँ पे इंडिया के अंदर भेजना शुरू कर दिया। और जब यहाँ पे ये समर के टाइम की बात है, गर्मियों के टाइम की बात है 1999 की, जब बर्फ पिघलना शुरू हो गई, तो ये डिस्कवर करा गया कि जो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये यहाँ पे बहुत अंदर, यहाँ पे जो है वो एलओसी के अंदर आए हैं। इवन इन्होंने कई सारी स्ट्रैटेजिक पीक जैसे कि कारगिल का एरिया वगैरह ऑक्यूपाई कर लिया है। अब आपको पता है कि इंडिया के पास इतना अच्छा पोजीशन था भी नहीं, हमारी मिलिट्री पोजीशन इतनी अच्छी थी नहीं, डिसएडवांस थी, लेकिन तब भी हमने बहुत ही बढ़िया काउंटर मारा पाकिस्तान के अगेंस्ट में। और इवन अब कह लो अचंभे की बात है, क्या बात है कि इंटरनेशनल ओपिनियन भी हमारे ही फेवर में आ गई थी। सारी कंट्रीज जैसे कि यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो उन्होंने सबने ही जो है पाकिस्तान की बुराई करी। अब देखिए, मदद करने का या साथ देने का कारण से कुछ, जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने ये सोचा कि भाई, ये आप कह सकते हो, इनका इनका साइड तो ये था कि इस्लामिक टेररिज्म से इनको डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि इस्लामिक टेररिज्म और बढ़ जाए, ऐसे हम सपोर्ट करते रहे। तो दूसरी बात, चाइना ने देखा कि हमारा एक टैक्टिक अलाई बन सकता है जो इतना ज़्यादा यूएस बढ़ रहा है उसके अगेंस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे क्रिटिसाइज करा था यूएस के जो आपका कोसोवो क्राइसिस थी उसके लिए, तो ये इन्होंने साथ दिया। अब देखिए, जो पाकिस्तान यहाँ पे हार है इस वॉर में, तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो नवाज शरीफ है, इनको रिमूव कर दिया गया जनरल मुशर्रफ के द्वारा। और ये बात तो थी कि भाई देखो, ये दिखाने लगा कि जो कारगिल कॉन्स्पिरेसी है वो ज़्यादातर जो है वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा थी, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल बॉसेस थे वो तो अंधेरे में रह गए थे, उनको तो चीज़ें क्लियर थी नहीं। इतने ज़्यादा धोखाधड़ी के बाद भी इंडिया ने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मुशर्रफ को इनवाइट किया था आगरा समिट में 2001 में। समझ रहे हैं, हम हमेशा से ही अच्छे हैं, अच्छे थे और अच्छे ही रहते हैं। और वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे कि कुछ बातें वगैरह करें, अच्छे सही से क्लियरली बातें करें, देखिए क्या सॉल्व हो सकता है। बट मुशर्रफ साहब जो है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए। मुशर्रफ साहब ने यूटिलाइज करा, जो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए थे, है ना, कि भाई कि इसको दिखाने के लिए इन्होंने यहाँ पे फ़ायदा उठाया और ये दिखाया कि कश्मीर में देखिए इंसर्जेंसी जो है वो फैलाई जाती है, वो बेचारे फ्रीडम चाहते हैं, इंडिया से हटना चाहते हैं, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे हैं। ऐसे ही फिर से शुरू कर दिया इन्होंने। अब इंडियन क्रेडिबिलिटी कश्मीर को लेके ये और ज़्यादा बढ़ गई, है ना, जब फ्री इलेक्शंस जो है वो 2002 में हुए। अब आगे क्या हुआ
कि जो भी सैंक्शंस लगाए गए थे पहले, मैंने आपको बताया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो इंडिया के ऊपर, वो धीमे-धीमे खत्म करे जाने लगे। जैसे न्यू ग्लोबल डायनामिक्स के बाद आपका पोस्ट 9/11 जो वहाँ पे हुआ था ना अटैक्स, उसके बाद जो है चीज़ें थोड़ी-सी यहाँ पे हटाई जाने लग गई यूएस के द्वारा इंडिया के ऊपर, और डायलॉग्स वगैरह भी करे जाने लगे इन अ डायरेक्शन ऑफ सिविल न्यूक्लियर डील या फिर 1, 2, 3 एग्रीमेंट को लेके, और हाई टेक ट्रेड वगैरह के लेके। अब बात यहाँ पे 2005 की है। तो 2005 में क्या हुआ, जब बहुत ही ज़्यादा लेवल पे नेगोशिएशंस हुई, तो यूनाइटेड स्टेट्स मान गया कि हम यहाँ पे वही कुछ डोमेस्टिक लॉज, कुछ इंटरनेशनल रिजाइम लेकर आएंगे, जिससे हम यहाँ पे फुल सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन करें इंडिया के साथ में। क्या करें? फुल सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन करें इंडिया के साथ में। वैसे कुछ चीज़ें लेकर आएंगे, कुछ डोमेस्टिक लॉज लेकर आएंगे। इंडिया ने बदले में ये बात मानी कि हम अपने सिविल और अपने मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को अलग-अलग रखेंगे, और इसको जो है वो हम सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के जो है अंदर प्लेस करेंगे, अंडर वॉच ऑफ, मतलब किसकी देखरेख में? IAEA की देखरेख में। और अपना जो सेल्फ डिक्लेयर मोरेटोरियम है उसे भी कंटिन्यू करेंगे, टेस्ट के ऊपर जो बात हमने कही थी। साथ में साथ नॉन प्रोलिफरेशन भी यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान में रखेंगे। ठीक है? कंसर्न्स वगैरह रेज करेगा। दिक्कत हुई कि अगर इंडिया ने सस्पेंड कर दिया अपना वॉलेंट्री मोरेटोरियम, तो यूएस इमीडिएटली रोक देगा सारी हेल्प देना, और साथ में जो है कहेगा कि आप जो भी मटेरियल लिया है आपने हमसे पहले, वो सब भी आप लौटाइए। मतलब अगर इंडिया ने यहाँ पे कुछ भी अपनी बात से डगमगाया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो भी पहले हमें मटेरियल दिया है वो भी वापस ले लेगा, और जो मदद दे रहा है वो भी रोक देगा। हालांकि यहाँ पे सरकार ने आर्ग्यू करा कि डील बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें अभी जो हमारी इंडिया की जो नीड है, एनर्जी की नीड है, उसको पूरा करने के लिए इस एग्रीमेंट के माध्यम से ही हम इंडिया जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा सकता है एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पे। फर्दर अग्रीमेंट जो है, जो उसने कुछ राइट्स भी दिए कि आप रीपोजेस कर सकते हो चीज़ों को। इंडिया जो है वो भी गारंटीड था कि अब उसे यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई मिलती रहेगी, स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व मिलता रहेगा, और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी यहाँ पे अश्योर कराया कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, इंडिया के बीच में नहीं आएगा, इंडिया की जो ग्रोथ है इंडिया की न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की, उसके यहाँ पे ठीक है, कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे होता है लेसन कंप्लीट। If you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surprise. And if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day here. Take care.